सभी को यू मैक्स एजुकेशन की ओर से एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत। आज हम लोग कुछ प्रश्न थे वर्णों से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं और जिसके माध्यम से और भी नए नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन सबको हम लेने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आता हूं उन प्रश्नों पे। जो प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लेने जा रहे हैं। ये देखिए, वर्णों से संबंधित हमने कल इससे पहले की कक्षा में बताया था वर्णों के कौन कौन से। यदि कोई छात्र या छात्रा पहले से जानता है वर्ण की जानकारी सर हमें है, आप तो प्रश्न करवा दो। चलो भाई, प्रश्न कराते हैं। प्रश्न क्या है? वर्णों से संबंधित 5-6 आयाम से प्रश्न बनते हैं और हमने कुल लगभग 60 प्रश्नों पे चर्चा की हुई है। तो आप आइए इन प्रश्नों को देखिए। देखिए, स्वर से संबंध, स्वर की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा लेंगे हम। तो देखिए, इसकी परिभाषा लेंगे जो वर्ण स्वयमेव उच्चारित हो, स्वर की परिभाषा क्या है? जो वर्ण स्वयमेव उच्चारित हो, उनको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे कहते हैं स्वर वर्ण। ये परिभाषा पहली थी, ये पहला उत्तर लिखा आपने। हिंदू वर्णों की शोध भाषा की शोध भाषा क्या है? तो हिंदी वर्णों की शोध भाषा है संस्कृत भाषा। अब देखो, उत्तर में बहुत सारे विकल्प होंगे। उत्तर में संस्कृत होगा, उत्तर में उर्दू होगा, उत्तर में पाली होगा, उत्तर में प्राकृत होगा, उत्तर में सौरसेनी होगा, पता नहीं क्या क्या डाल सकते हैं वो। लेकिन हमारा जो स्रोत भाषा है, जो भारत के संविधान 351 आर्टिकल के तहत जो स्रोत भाषा हिंदी की है, वो है संस्कृत। मैं हवा में बात नहीं करता। भारत के संविधान 351 अनुच्छेद में हिंदी की स्रोत भाषा के रूप में संस्कृत का नाम आया हुआ है। स्रोत भाषा होगी संस्कृत। हिंदी में संयुक्त स्वर कितने हैं? तो हिंदी में संयुक्त स्वर हैं, ये देखिए, ए, आई, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं, है ना। अब आप यदि आ को, बड़ी ई को, बड़ा ऊ को हम संयुक्त स्वर नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें जो है ना, इसका जो अवयव है, इसका जो कंपोनेंट है, ए का अ और ई है, और इसका जो कंपोनेंट है आ का अ और अ है। समान अक्षरों के मिलन को हम संयुक्त अक्षर नहीं मानते। दीर्घ तो मानते हैं, संयुक्त नहीं मानते। इनको हम संयुक्त तो मानते हैं। ये विशेष बात है जो हमें याद रखना होगा। ये संयुक्त हो गया। अगला चौथा देखिए, हिंदी में आगे स्वर का संबंध किससे है? हिंदी में आगे स्वर का संबंध अंग्रेजी के शब्दों से है। अंग्रेजी के शब्दों से है। जैसे देखिए, कॉलेज, नॉलेज, लॉ आदि। आदि नहीं, इत्यादि होगा। इत्यादि।
अब देखो मैंने आदि को हटा के इत्यादि लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि एक लिख के फिर आदि लिखा जाता है, और 2 3 लिख दिया मैंने तो इत्यादि लिखा जाएगा। यदि एक लिखता मैं कॉलेज आदि तो होता कॉलेज आदि। मैंने कॉलेज लिखा, नॉलेज लिखा, लॉ लिखा, 3 4 4 हो गए, 3 3 लिख दिए। अब हमने इत्यादि लिखना ज्यादा समुचित होगा। हिंदी में अनुनासिक स्वर कितने हैं? हिंदी में अनुनासिक स्वर 11 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, आ, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो आ ई ऊ री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो भी स्वर हैं उनको यदि नासिका से बोला जाए तो हम उसे अनुनासिक स्वर कहेंगे। ये कुल 11 हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद है हमारा उत्तर निरनुनासिक कितने हैं? तो निरनुनासिक भी 11 हैं। वो कैसे? देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। इसमें हमने क्या किया? चंद्र बिंदु हटा दिया। तो चंद्र बिंदु हटाते ही ये बन गया निरनुनासिक स्वर, बिना अनुनासिक वाला स्वर। स्वरों का सामूहिक नाम क्या है? स्वरों का सामूहिक नाम है अच। क्या री का दीर्घ रूप संभव है? हाँ, संभव है। ये देखो, री रूप लिख देता हूं मैं, ये री। प्लुत किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण दीर्घ से भी लंबा हो। जिसका उच्चारण दीर्घ से भी लंबा हो। जैसे हम बोलेंगे ओम, है ना? ये देखो, ओम में जो ओ है उस ओ को लंबा करके बोला जाता है, ओम। तो ओ जो है ये प्लुत उच्चारण हो गया। अच्छा, प्लुत उच्चारण को हिंदी में 3 करके लिखा जाता है। तो मैंने 3 लिखा है, हिंदी भाषा का 3 है ये। इस तरह से आपको ये जानना है। ये हो गया आपका क। क कैटेगरी के क्वेश्चन हमने कर दिए 10। अब हम लेते हैं ख के प्रश्न। ख के प्रश्न देखिए, स्पर्श वर्ण स्पर्श क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि ये उच्चारण में मुख के अवयवों को मुख के अवयवों का स्पर्श करती है, का स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्श या स्पृष्ट वर्ण कहा जाए। कवर का चतुर्थ वर्ण क्या है? कवर का चतुर्थ वर्ण घ है, घड़ी का घ है। वर्गीय तृतीय वर्ण कौन कौन से हैं? ग, ज, ड, द, ब। ग, ज, ड, द, ब। ये हैं वर्गीय तृतीय वर्ण।
म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और नासिका है, क्योंकि म के उच्चारण में हम होठ का भी सहायता लेते हैं और नाक की भी सहायता लेते हैं, इसलिए ये ऐसा है। क का उच्चारण स्थान क्या है भाई? भाई क का उच्चारण स्थान कंठ है। क का उच्चारण स्थान कंठ है। ये सब जो मैं लिख रहा हूं सब अपने पूर्ववर्ती पाठ के आधार पर लिख रहा हूं। आपका प्रैक्टिस हो रहा है, जानकारी हासिल हो रही है। अब मैंने क का पूछा है, अब यहाँ से इतने सारे प्रश्न बने, क का, ख का, ग का, घ का, च छ ज झ ट ठ द ध प फ ब भ, दुनिया भर के अक्षर हैं। सारे अक्षरों का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। आगे देखिए, स्त्रैण में कुल कितने वर्ण हैं तो देख लेते हैं। स्त्रैण में स है, त है, र है, दो मात्रा है, फिर ण है, फिर अ है। दिख गया? स्त्रैण 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ण है। स्त्रैण में 6 वर्ण है। वर्गेतर घोष वर्ण कौन है? वर्ग का मतलब होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इससे हट के घोष वर्ण कौन सा है? इससे हट के घोष वर्ण है यर, लव, ह और स्वर। देखिए, एक तो है य, व, र, ल, घोष, स्वर, और स्वर। स्वर भी घोष में आते हैं। स्वर कितने हैं? 11। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये कुल 16 वर्ण जो है ना, ये वर्गेतर घोष है। समस्त घोषों की संख्या क्या है? समस्त घोष कितने हो गए? समस्त घोष होते हैं आपके 13। कौन कौन से? पहला, दूसरा, फिर स, त, स। तो पहला दूसरा यदि लेते हो, ये हो जाते हैं 10, और ये हो गया 3, 13। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 13। अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और य, व, र, ल, ये अल्पप्राण वर्ण हैं। सारे अल्पप्राण वर्ण हैं। वर्ग से इतर घोष वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग से इतर, तो वर्ग में होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इससे हट के घोष वर्ण, तो सारे कवर्ग, चवर्ग 25 को बाहर कर दो। अब बचा आपके पास घोष वर्ण। अब आपके पास बचा, ये प्रश्न शायद ऊपर भी आ चुका है। वर्ग से इतर, वर्ग, ये बस इसका उत्तर यही वाला आएगा, ये वाला। यहाँ पे संधि करके पूछा गया है, यहाँ पे संधि बिना संधि के पूछा गया है। बात वही है। कई बार ऐसा भी होता है, संधि नहीं आने के कारण आप शब्दों का अलग अलग अर्थ कर लेते हैं। एक बार संधि करके पूछा है, एक बार बिना संधि का। आपने देखा, क हो गया, ख हो गया, जो वर्ण से संबद्ध प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का मैंने समाधान कर दिया। अब हम आते हैं ग पे। ग नंबर में बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, उसको लेते हैं। देखिए, यदि वर्ण छेद करेंगे इन सबका, तो हमारे पास क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। इसको समझाने के लिए लिया था मैंने, इसे हम हटा, समझाने के लिए लिया था। अब देखिए, अंशुल का वर्ण छेद होगा अ, श, उ, द, अ, अंशुल। मूत्र की वर्ण छेद होगा म, उ, क, र, क, टी,
च छ र मूत्र किच। सार्वजनिक का होगा स आ र सार्वजनिक। विद्युत प्रकाश का होगा व द य प्रकाश। क्षत्रिय का होगा क श अ त र छोटी य अ। श्रुति स्मृति का होगा श र त श्रुति। गद्यांश का होगा क अ त अ। सहस्त्र का ध्यान रखना है। देखिए स अ अ अ त र अ। वस्त्र का होगा व अ त त र अ। वस्त्र। जैसे वस्त्र का है ऐसे ही शस्त्र का होगा। है ना? ऐसे हम शस्त्र का करेंगे। शस्त्र का देखिए स अ त र शस्त्र। अजस्राश्रु, अजस्र अश्रु। इसका देखिए अ ज अ स अज स र सजस्रा श्रु त र जसाश्रु। प्रभा का देखिए प्र देखो एक साइकोलॉजिकल एक हमारा अनुभव है कि जो काम आपको दिया जाए गलत सलत जैसा भी करो आप, बस भिड़ो, आप करो उसको, गलत ही करो लेकिन करो। इससे क्या होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। अच्छा, गलत करने के बाद फिर उत्सुकता, गलत इसलिए करवाते हैं हम ताकि आप प्रदीप्त हो, आप उद्दीप्त हो। हमारे साइकोलॉजी का सिद्धांत है पढ़ाने में, बीएड में हम पढ़ाते हैं कि पहले छात्रों को प्रदीप्त करना चाहिए, उद्दीप्त करना चाहिए, कुतूहल जगाना चाहिए बच्चों में, इसके बाद उत्तर देना चाहिए। तो कुतूहल जगा के फिर उत्तर दिया जाए तो बच्चा उसको जल्दी और स्थायी रूप से गेन करता है, स्थायी रूप से उसको उसको वो अधिगम करता है। इसलिए आपको जो बोला जाए कोई शौक से नहीं बोल रहे हम, ध्यान रखना। हमारे पास अनुभव है कैसे बच्चे सीख पाते हैं, उसको ध्यान में रख के हम आपको कोई काम देते हैं। जैसे आपको काम दिया था, आपने यदि किया होगा, फिर आप मिलाओगे। अब मेरे खुद अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो इसमें कोई गलती का चांस नहीं है, तो आप देख सकते हो कि आप में और हमारे में क्या फर्क है। यदि ऐसा कर पाते हो आप, तो फिर आप को ये जो टॉपिक है, ये जो आपका विषय है ना आज वाला, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। वर्ण में कोई शंका नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा एक एक प्रश्न अन्य बहुत सारे प्रश्नों को
अब इसमें देखा जाए तो ये जो शब्द है ना, तो आपका वर्णों से संबद्ध जो वर्णच्छेद का प्रश्न है, जो शब्दकोश से संबंधित प्रश्न है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। और डिक्शनरी में कितने शब्द होते हैं? डिक्शनरी में लाखों शब्द होते हैं। आप सीख तो दो चार रहे हो, लेकिन ये दो चार के माध्यम से डिक्शनरी के लाखों शब्दों को आप समझ गए। ये होता है ग्रामर का मतलब। आप पढ़ते तो चार नियम हो, 4 से 40 लाख शब्दों को आप जान जाते हो। इसलिए ग्रामर का ज्ञान जो है ना, बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं अगला लेता हूं। ग के बाद घ नंबर का जो प्रश्न है उसको करते हैं हम। देखिए, घ नंबर में उच्चारण स्थान बता रखा है। देखो, मैंने यहाँ पे सब स्थान लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। दंत, ओष्ठ। कंठ और कंठ में क्या अंतर है? तो कंठ उच्चारण स्थान है। कंठ क ख ग क आदि का नाम है। यानी कंठ तो उच्चारण स्थान है, और कंठ जो है, जिन जिन अक्षरों का उच्चारण स्थान कंठ है उसको कंठ कहा जाता है। कंठ नीचे वाला कहा जाता है। ये इसमें फर्क है। ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ के सहयोग से ब को बोल पाते हो। ओष्ठ उच्चारण वाले कुल कितने वर्ण हैं? ओष्ठ उच्चारण वाले कुल वर्ण हैं, कुल कितने वर्ण? देखिए, कुल वर्ण हैं पवर्ग 5 प्लस उ प्लस उ, हो गए 5 2 7। 7 वर्ण जो है ना, ये ओष्ठ उच्चारण वाले हैं। उदात्त अनुदात का संबंध किन वर्णों से है? उदात्त अनुदात का संबंध स्वरों से है। स्वरों से है। ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान कंठ है प्लस नासिका है। कोई 4 वर्ण लिखे हैं वो तथा ङ को छोड़कर जिनके 2 उच्चारण स्थान हो। चलो सब ले लेते हैं। जैसे हम ए को लेते हैं, ए का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। कंठ, तालु। ओ लेंगे, ओ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ। यदि आप यहाँ लेते हो, यहाँ का उच्चारण स्थान है तालु और नासिका। तो एक ये ले लिया, एक ओ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब एक नौ ले लेते हैं। नौ का उच्चारण स्थान है दंत और नासिका। नौ का ये 5वां ले लिया, चौथा ले लिया। पूछा था ना कोई 4, तो 1 2 3 4, चारों ऐसे वर्ण हैं जिनके 2 2 उच्चारण स्थान है। तो 2 2 उच्चारण स्थान वालों का हमने नाम ले लिए। अब ऐसे स्वर जिन लिखे जिनका उच्चारण स्थान तालु हो, तो भाई तालु उच्चारण स्थान वाले जो स्वर है ना, वो देखिए, ई, ये 2। तो ई जो है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। समस्त वर्णों के लिए एक पारिभाषिक नाम क्या है?
समस्त वर्णों के लिए एक पारिभाषिक नाम है अल। का नाम है अल। ये हमारा उत्तर हो गया। सभी सारे व्यंजन कहलाते हैं अल। सारे स्वर कहलाते हैं अच। सारे स्वर व्यंजन कहलाते हैं अल। कितना रोचक प्रसंग है, देखो कितना बढ़िया है ये प्रसंग। इस तरह से हम को लेके चल रहे हैं, है ना। अब हम आते हैं घ के बाद ङ पे आते हैं। क ख ग घ ङ। तो ङ का जो उच्चारण है वो बड़ा विशिष्ट प्रकार से होता है। तो आइए ङ वाले के अंतर्गत हमने 10 प्रश्न लिए हैं, उसका भी उत्तर करा देते हैं ताकि आपका हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो। अब हमने यहाँ ये पूछा है गांव में कि भाई इसका वर्णक्रम क्या होगा, वर्णक्रम क्या होगा। लेकिन वर्णक्रम पूछने से पहले मैंने क्लू यहाँ डाल दिया, यानी वर्णों का ये क्रम है। नंबर डाल लेते हैं, चलिए देखिए 1 2 3 मोटे तौर पे, है ना। फाइनल नंबर तो मैंने उसी पाठ में डाल रखा है, 6 7 8 9 10 वगैरह डाल रखा है। या व्यंजन के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 18 22 24 25। फिर आपका है 26 27 28 100 30 31 32 33। ये हो गया। अब आते हैं, देखिए इस पे सरस्वती में हम ज्यादा नहीं, दो दो लेंगे, पता चल जाएगा अपने आप। स अ र अ सरस्वती। शाश्वत स आ फिर श शाश्वत। शैशव श आई क अ। श्रुति क र त। श्रीमान स र बड़ी ई। श्रेयस स र। क्षेत्र क श ए। क्षत्रिय क क अ त र। क्षत्रप क श अ संशय। संशय में होगा स अ च। संशय। संजोना का होगा स चंद्रबिंदु अ च ओ। बेदाना का होगा स अ ज आ वगैरह। ये सारे रूपों को हमने सरल कर दिया। अब आपको देखना ये है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। देखिए 100 वाले जो है ना,
100 वाले तीन है हमारे पास। एक तो ये वाला 100 है, एक ये वाला 100 है। 100 को बाद में लेंगे, पहले शुरुआती ले रहे हैं। 100 वाले छोड़ देते हैं। सबसे पहले पहले क है, क वाले तीन हैं। अब देखा जाए तो क वाला जो तीन है, क 100, क और 100, क, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, दोनों को निपटा दिया। अब इधर बढ़ते हैं तो ये अ 2 है, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? अ त। 6 6 त र, है ना? क्षत्रिय, क्षत्रिय, छ त र प। तो क से पता नहीं चल रहा है, अ से पता नहीं चल रहा है, त से पता नहीं चल रहा है, र से पता नहीं चल रहा है। इससे पता चल रहा है ई और प से। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ई वाला जो है ना, क्षत्रिय, इसको 1 नंबर देंगे, और जो ए वाला है इसको 2 नंबर देंगे, और जो प वाला है इसको 3 नंबर देंगे। देखो यहां से पता चल गया कि ये क्ष वाले जो थे 3, उसमें से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। ये सब विचार करके ध्यान से देखने की आवश्यकता है। वर्ण वाला को सामने रख के फिर आप करने बैठोगे जब हो पाएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। आइए, ये तो हो गए, क्षेत्र वाला हो गया, क्षत्रिय वाला हो गया, और क्षत्रप वाला हो गया। अब आपके पास क्या बच रहा है? क के बाद क्या आता है? श कौन सा पहले आता? हमने 100 तीनों लिए हैं, ये वाला श, ये वाला श, ये वाला श। ये तो 1 2 3 4 5, 5 तो हैं ये वाले श। तो स्पष्ट है कि वर्णमाला में ये वाला श पहले आ रहा है। ये देखो आप, वर्णमाला में ये वाला श पहले आ रहा है, फिर षटकोण का स, फिर सपेरा का स है। तो शंकर जी वाला जो श है ना, उसको पहले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम? यहाँ हम ये देखते हैं कि बाप रे, 100 तो 1 2 3 4 5 5 100 है। इसको तो बाद में लेंगे, 5 5 100 है। तो चलो इन 5 100 को हटा दो, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। तो र इसके बाद किसकी बारी आ रही है? र तो बहुत बाद में आता है। आ आई में कौन पहले आता है? आ पहले आता है। इसलिए हमारा जो नंबर आएगा ये चौथे नंबर पे आएगा, ये चौथा नंबर है। फिर आई आता है, ये 5वें नंबर पे है। तो र को हटा दीजिए, तो र में ऊ पहले आएगा, ई पहले आएगा, या ए पहले आएगा? स्पष्ट है ये पहले आएगा, तो 5 में इसको 6 देंगे, और ऊ बाद में आता है तो इसको हम 7 देंगे, और ए सबसे बाद में आता है इसलिए हम इसको 8 देंगे। तो 100 वाले निपट गए इस तरह से। अब सपेरा वाला 100 जो है, उसका एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 3 शब्द हैं। तो संजनों का तो है 100 अ, 100 अ, इसमें है 100 अ। संजोना में है चंद्रबिंदु, सजाना, 100 अ। तो 100 अ से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, 100 अ, 100 अ, इससे पता नहीं चल पा रहा है। र बहुत बाद की चीज है, जो बहुत पहले ही आ सकता है, लेकिन इससे पहले हमारा जो संजोना है, चंद्रबिंदु वाला जो अ है ना, ये उनसे भी पहले आएगा। तो संजोना को देंगे हम 8 के बाद 9 नंबर, और सजाना को देंगे हम 10 नंबर, और संशय को हम देंगे 11 नंबर। तो इस तरह से जितने भी हमने प्रश्न लिए थे, उन सारे प्रश्नों को हमने आपको समझाने की कोशिश की। ये प्रश्न है, इस तरह से इसका समाधान है। ठीक है, ये सारा समाधान कर दिया मैंने, यही प्रश्न थे।
तो आइए थोड़े से और हम इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, तो हमारा जो टॉपिक था इसमें पहले क्या था? स्वर, व्यंजन, व्यंजन स्वर मिलन, फिर है व्यंजन व्यंजन मिलन, फिर है वर्णच्छेद, फिर है उच्चारण स्थान, और फिर है आपका वर्णक्रम। अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखा जाए तो वर्णों से संबंधित 8 चीजें ऐसी फैली हुई हैं, ये हमने आज तक चर्चा की है ना? स्वर के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में सीख लेते हैं। स्वर जो है ना, अ है, आ है, ई है, उ है, री है, ए है, आई है, ओ है, तो कायदे से हिंदी में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वो स्वर इतने हैं: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 स्वर हैं प्यारे। आप कहोगे कि शुरू में तो आपने बताया नहीं। तो शुरू में मैंने नहीं बताया, शुरू में मैंने खाली ये कहा था री, इसको जो है ना, इसको बाहर कर देते हैं, इन स्वरों को, इसको और इसको, तो हमारे स्वर बचते हैं 11। तो वास्तव में 11 स्वर हैं। ये जो री है ना, ये री स्वर का अस्तित्व हिंदी में नहीं है, लेकिन शब्द बहुत सारे ऐसे हैं जो री से बनते हैं, है ना? तो एक तो बनता है छोटी वाली री, ऋषि वाला, ऋषि, छोटी री। और एक री जो है बहुत सारे धातुओं में काम आता है। जैसे देखिए, प्री धातु है, प्री धातु है, धातु, प्री धातु है। अब ये जो धातु है ना, इस धातु में एक पौ है, एक बड़ी री है। इस धातु में देखिए, क है और बड़ी री है, क है, इन धातुओं से, अब री तो नहीं है प्रयोग में हमारे इसमें, लेकिन शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं देखिए, प्री शब्द से पूर्ण बनता है, इससे संपूर्ण बनता है, इससे पूर्णता बनता है। ये देखा जाए तो प्री से बनने वाले शब्द हैं ये। क्री से देखिए बनेगा संकीर्ण, छोटा,
बिखेरना। आपको ध्यान है, प्रकीर्ण शब्द इसी से बनता है, प्रकीर्ण। मिसेलेनियस जो होता है प्रकीर्ण, वो कृ से ही बना हुआ है। श्री में आप आएंगे, एक तो श्री में जो बड़ी ई है, इसे देखिए आप, बड़ी री, श्री में बड़ी री है तो इससे बनेगा जीर्ण, शीर्ण। और जी धातु से बनता है जीर्ण। एक और धातु है ग्री धातु, ये देखिए, इसी शब्द बनता है निगीर्ण। निगला हुआ, इसी से बनता है निगलना। तद्भव शब्द क्या है? निगीर्ण जो है निगला हुआ। इस तरह के अर्थ और शब्द हमारे बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही खास तरह की बात बताई मैंने आपको, क्योंकि इससे संबंधित संधि में प्रश्न पूछ लिया गया था। हमारे स्वर तो कुल कितने हैं? 11 ही हैं, लेकिन जो संधि वाला पूछा गया था भारत सरकार के द्वारा, उसमें इस री का अनुप्रयोग हो रहा था, जबकि ये री हमारे आधिकारिक रूप से इसमें शामिल ही नहीं है। फिर भी ये हमें जान लेना चाहिए। जैसे देखिए, पितृ है और ऋण है, पितृ ऋण। तो इसमें देखिए, पित्त में क्या है? री है, और इधर ऋण का री है। अब इसमें ये जो दो री है ना, ये दो री, ये दोनों मिलके बनाएंगे बड़ी री, बनेगा पित्त बड़ी री अणा। इनको मिलाओगे आप तो बनेगा पितृण। पितृण बन गया। मातृधन मातृण, इस तरह के शब्द आपके बनते जाएंगे। तो हमने अभी तक जो आपके से संबंधित बातें थी, खास करके जो विशिष्ट बातें हैं, उन सबको आपको लेना है। और मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था, यदि प पे आप मात्राओं को जोड़ते हो ना, देखो प, पा, पी, पू, पू, प्री, प्री, पे, पई, पो, पौ, पह। किसी भी अक्षर के साथ हमने सारे स्वर जोड़ दिए, ये सारे बन गए। अब यहाँ पे खास बात ध्यान देने की यह है कि हमने प्री को ऐसे लिखा है, क्योंकि इसका विच्छेद होगा प और री, और इसका विच्छेद होगा प और बड़ी री। इससे जब हम प्रत्यय करते हैं, तब प्रत्यय करते हैं, शब्द बनता है पूर्ण। और यदि कृ धातु से अब तब प्रत्यय करते हो तो बनता है कृत्य। और यदि कृ धातु से इसमें बड़ी री है, इससे बनेगा कीर्ण। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, कृ से त जोड़ते हैं कृत बनता है, कृ से त जोड़ते कीर्ण बनता है। इसीलिए हमें, मेरा इशारा कहने का मतलब यह है कि ये जो बड़ी री है ना, बड़ी री,
उसके अस्तित्व से हमें परिचित रहना है। यदि आप बड़ी रीत से परिचित नहीं रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको आने वाले समय में। इसके आधार पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। वर्णच्छेद में मैं एक प्रैक्टिस ले लेता हूं, एक प्रैक्टिस में वर्णच्छेद का लेता हूं। वो बड़ा बड़ा रोचक प्रसंग है वर्णच्छेद वाला। देखिए, ये देखिए, मनस्वी, मंदाकिनी, महंगा, माला, मेहनत, मजा हुआ, मजा हुआ। ये जो पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाने में जो आपका वो धागा होता है उसको माझा कहते हैं। तो मंझा माझा इसका नाम है। तो हमने उस मंझे को लिखा मजा, मंझा, मंझा लिखा है। यहाँ चंद्रबिंदु आ रहा है, इस पे से हम इसको हटा देते हैं हुआ को। देखिए, तो मनस्वी को हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा म, अ, न, अ। मंदाकिनी को तोड़ेंगे तो मिलेगा म, अनुस्वार, त, आ। महंगा को आप तोड़ोगे तो म, अ। ये देखिए, अ, ह को तोड़ा तो हमें मिला चंद्रबिंदु वाला, और माला को तोड़ा तो मिला हमें म, आ, द, आ। मेहनत को तोड़ा तो हमें मिला म, ए, अ, अ। मांझा को तोड़ा हमने तो म, चंद्रबिंदु। ठंडे वाला झ। अब देखिए, म से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सबके शुरुआत में म है, सबको हटा दिया हमने। अब आप देख सकते हो, ये पहले, ये पहले या ये पहले। आपको याद होना चाहिए कि हमारा जो वर्ण क्रम है वो ऐसा है, अनुस्वार है, फिर चंद्रबिंदु है, फिर अ है। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा। अब तो नंबर ही डाल दो। देखो, इसका नंबर है पहला, अनुस्वार इसलिए पहला नंबर है। चंद्रबिंदु का नंबर है, चंद्रबिंदु यहाँ है, दूसरा। ये दो तो क्लियर हो गया। अब चंद्रबिंदु तो यहाँ भी है, लेकिन ह के बाद है वो, उसको हम बाद में देखेंगे। हमने तो शुरू शुरू में देखना था म के बाद क्या क्या है। ये दो हो गया। अब बचा तीसरा अपने पास अ, और ये अ। इसको आप अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दिया, और हमने इसको भी अलग कर दिया। अब अपने पास बचा, आप अंदाजा लगा सकते हो कि अ पहले, आ पहले या ए पहले। बड़ा सीधा सीधा जाएगा। और अ तो दो हो गए। देखिए, ये अ है, ये अ है, ये अ है, दो हो गए। इसलिए इससे कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। नौ से और ह से फैसला होगा। तो आप वर्णमाला में देखेंगे, नौ पहले है, ह बाद में है। इसलिए इसको देंगे हम 3 नंबर, इसको देंगे हम 4 नंबर। आ की बारी आती है तो ये 5 नंबर। ए का नंबर आता है इसके बाद, ये 6 नंबर। तो इन सारे शब्दों का जो वर्ण क्रम है वो ये रहेगा, है ना। ये वर्ण क्रम से ही हम यथार्थ को पा सकेंगे। इसको आप नोट कर लो। और एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, प्रश्न आपसे करवाऊंगा। देखिए, क्षमा, क्षेत्र, कर्म, क्षिति,
छोणी का मतलब धरती होता है, पृथ्वी को छोणी कहते हैं, छोणी। क्षुधा, क्षुधा, शरण, क्षणभंगुर। अब इसमें समय नंबर डालना है, फटाफट आप नंबर डाल के मुझे बताइए कि क्या क्या नंबर आप डालने वाले हैं। चलिए शुरू होइए, फिर मैं इसका उत्तर बता दूंगा कि क्या होगा। बस 2 मिनट है ना समाप्ति पे। तो आप नंबर बताओ, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको हम अलग अलग कर देते हैं। क, षटकोण का स, फिर अ, ये क, षटकोण का श और ए, तीन तीन तोड़ रहे हैं। क, अ, कर्म, क्षिति, क, श, कोणी, क, त, ओ, सुधा, क, त, शरण, क, श, अ, क्षण, क, अब देखिए इसको, तीन किया। क्षुधा को हम कैसे करेंगे, क्षु, हाँ हाँ, क्षण का करेंगे क, षटकोण का स, अ और र, इसका करेंगे क, षटकोण का स, अ, न। अब आपको बहुत इजी हो जाएगा इसके क्रम बताने में। वर्ण अक्षर तोड़ना यदि आ गया तो समझो आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए बताता हूं मैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इस अक्षर को हटा ही देते हैं। क से कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसको सबको हटा दिया। अच्छा, षटकोण के स को भी, लेकिन षटकोण से कि स से पहले क में अ है, इसको हम नंबर देंगे 1। ये हमारा काम हो गया कर्म वाला। अब ये सारे षटकोण के स को हटा दीजिए, सारे श को हटा दीजिए, क्योंकि स रहेगा तो आपका निर्णय लेने में असुविधा होगी। हम क्षिति को लिख चुके हैं पहले, नहीं नहीं लिखे हैं। ई का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अ पहले, ए पहले या ई पहले, ऊ पहले, क्या आएगा पहले? तो अ वाले, अ वाला एक यहाँ पर है, अ वाला एक यहाँ पर है, अ वाला एक यहाँ पर, इसे पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा है। तो क्ष में म है, और यहाँ जो आपका अ है, इसमें र है, इसमें ण है। तो अब साफ साफ दिख जाएगा ऋण पहले आता है, इसलिए इसका नाम 2 होगा। और फिर इसके बाद म वाला इसके बाद आता है, इसका 3 होगा। और इसके बाद र इसके बाद आता है, इसका नंबर 4 होगा। तो हमने इन सबको हटा दिया पृष्ठभूमि से। ये लो, सारे पृष्ठभूमि से हट गए, ये है ना, ये हट गए। अब कौशल के बाद ए था, ए को हमें लेना था पहले, क्योंकि ई से पहले ए में, तो ये जो है
इसका क्रम इस तरह से रखेंगे। इसका क्रम हम एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले अक्षरों को तोड़ लेते हैं, इसके बाद क्रम पे आते हैं। देखिए और कौसा कौसा तो सब जगह हटा दिया हमने, लेकिन हमने इसको नहीं हटाया क्योंकि ये 1 नंबर दे रहा है, क्योंकि इसमें क के बाद अ है, श है नहीं इसमें, इसको 1 नंबर दे के हमने कट कर दिया। अब अपने को देखना है कौन सा अक्षर पहले है। यहाँ पे अ है, अ वाले कितने हैं, तो अ वाले 3 हैं, 1 2 3। अब इसमें भी म अक्षर से पहले ये है, इसलिए इसको नंबर देंगे 2, और इसको नंबर देंगे 3, इसको नंबर देंगे 4। इसके बाद ए की बारी आती है, नहीं इसके बाद ई की बारी आती है, इसे देंगे हम 5, फिर इसको देंगे 6। ये सारे ए वाले खत्म हो गए। अब बचा ओ, ई के बाद ओ लेंगे तो ओ का नंबर देंगे हम 6, नहीं इसको देंगे, हाँ 6, इसको देंगे 6, क्षुधा को 6 देंगे, इसे 7 देंगे। इस तरह से ये सारे बन पा रहे हैं। इसको फिर से ले लेते हैं। देखिए क श, क्षमा में अ आएगा, फिर ये गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि हमने पूरा खोला नहीं, हम पूरा 4 का खोल के चलते हैं। चलिए क्षेत्र में क श और ए, और फिर त, फिर कर्म में क अ र म, क्षिति में क, षटकोण का स, ई और त, क्षोणी में क, षटकोण का स, ओ, ण, क्षुधा में क, षटकोण का स, ध, और क्षरण में क, षटकोण का स, र और अ, और क्षण में क, षटकोण का स, ण और अ। सबसे पहले हम लेते हैं इसका नंबर हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसको हम हटा देते हैं 1 नंबर देके। अब ये कौसा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब जगह कौसा, इससे पता नहीं चलेगा कौन पहले है कौन बाद में है, इससे कुछ ही पता नहीं चल रहा है। अब हमें देखना है इसमें पहले पहले कौन सा अक्षर है। साफ दिख रहा है कि ये वाला पहला अक्षर है, ये वाला, ये 2। इसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है भाई, अ के बाद क्या अक्षर आता है, अ के बाद ई आता है, ये हमने ले लिया 3। ई के बाद कौन सा अक्षर आता है, ई के बाद हमारा अक्षर आता है उ, इसलिए इसको लिया 4। और ऊ के बाद क्या आता है, ऊ के बाद ए आता है, इसलिए हम इसको लेंगे 5। और ए के बाद क्या आता है, ओ आता है, इसलिए लेंगे 6। और इसके बाद आपकी बारी आ रही है, सबका हिसाब हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका सबका हो गया हिसाब। अब आपके पास क्या बचा, अब अपने पास ये 2 बच रहे हैं, र और ण। बताओ र पहले अण पहले, हमें पता है र बहुत बाद में आता है, अण तो टठा में आ जाता है, इसलिए इसको देंगे हम 6 के बाद 7 नंबर, इसको देंगे 8 नंबर। ये था प्यारे वर्ण क्षेत्र का सही विधान। और हम शब्दकोश में बता सकते हैं कि साहब ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। ये वर्ण का ज्ञान यदि आपने कर लिया तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप बिल्कुल विजयी होंगे, आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। तो आज की सभा मैं यही समाप्त करता हूं। आज जो है हमने वर्ण पूरा किया, और कल हम कोशिश करेंगे कि हम तत्सम तद्भव को सीखें, जानें। तत्सम तद्भव छोटे से रूल हैं, कुछ नियमों को जान जाएं तो तमाम तत्सम तद्भव शब्दों को हम सीख पाएंगे। तो मैं अपने वक्तव्य को विरमित करता हूं, और मैं मिलता हूं कल आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।